नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हार्ट अटैक होने के क्या क्या मेजर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आप लोग भी एक तरह से सतर्क रह सकें और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने माता पिता का पूरा ध्यान रख सकें ताकि अगर कुछ रिस्क फैक्टर हो तो पहले से ही एक्टिवली इंटरवेंशन करके आप हार्ट अटैक से उनको बचा सकते हैं। सो हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं MBBS और MD मेडिसिन डॉक्टर हूँ और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं हार्ट अटैक के जो मेन कॉजेज़ हैं, जिसको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा ताकि उन सभी कॉजेज़ को, रिस्क फैक्टर्स को आप लोग समझें अच्छी तरह से और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का हार्ट अटैक से बचाव कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें यूजुअली हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कोई हमें बताता भी नहीं है और हम इग्नोर कर लेते हैं और इग्नोर करते रहते हैं तो लास्ट में जाकर के मेजर जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है फिर दिक्कत होती है। तो पहले से ही अगर हम सतर्क रहेंगे और सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम खुद को और अपने परिवार वालों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहली चीज़ है कि जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो है स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट स्मोकिंग हो, बीड़ी स्मोकिंग हो, तंबाकू चबाना हो या किसी और फॉर्म में हो, ये सभी प्रकार से जो है बहुत ही इंजीरियस होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो दोस्तों, स्मोकिंग जो होती है, स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विद डबल रिस्क फॉर हार्ट अटैक। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी स्मोकिंग करते हैं, उनको हार्ट अटैक की संभावना आम लोगों के कंपैरिजन में डबल रहती है, दुगनी संभावना रहती है। और दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर उन्हें हार्ट अटैक पड़ता है तो उनमें जो डेथ होने के चांसेस हैं वो 50% ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। देयर इज़ इंक्रीज डेथ बाय 50%। एंड जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको एक बार हार्ट अटैक पड़ जाता है तो उनका फिर इलाज कर देते हैं और वो ठीक होकर घर भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा से स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं तो उन लोगों को दोबारा भी हार्ट अटैक पड़ सकता है। स्मोकिंग इंक्रीजेज रिकरेंट हार्ट अटैक एंड सडन कार्डियक डेथ। जी हाँ, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको रिकरेंट हार्ट अटैक और सडन डेथ के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो कई सारे सवाल यहाँ होते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी सालों से स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं छोड़ दूँ तो मुझे जो रिस्क है हार्ट अटैक का वो उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ देता है, कम्प्लीटली क्विट कर देता है स्मोकिंग को, तो उन लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। स्मोकिंग क्विट करने से हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है अप टू 50% तक
पहले 2 साल में, मतलब स्मोकिंग छोड़ने के 2 साल के अंदर जो हार्ट अटैक होने की संभावना है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की संभावना है, जो कोरोनरी इवेंट्स की संभावना है, वो 50% तक कम हो जाती है जी। और जो 3 से 5 साल तक बिल्कुल क्विट करके रखते हैं, बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करते, उनमें जो रिस्क होती है वो इतनी कम हो जाती है कि दैट बिकम्स इक्वल टू जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनके बराबर ही उनमें रिस्क हो जाती है। तो दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करना बिल्कुल बंद कर देते हैं 3 से 5 साल तक, उनमें जो रिस्क होता है हार्ट अटैक के लिए, वो नॉन स्मोकर जितना ही हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है, जो हम लोग पेशेंट्स को भी काफ़ी बोलते हैं कि इट्स नेवर लेट टू क्विट स्मोकिंग जी। तो स्मोकिंग क्विट करने के लिए कभी भी यू आर नेवर लेट, है ना। जब चाहो आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हो, क्योंकि स्मोकिंग न केवल हार्ट अटैक के लिए चांसेस इंक्रीज़ करता है, बल्कि स्मोकिंग से बहुत सारी अन्य बीमारियां भी होती हैं। जैसे COPD एक बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, अस्थमा होता है, आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, या अधरंग होता है, पैरालिसिस हो सकती है। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे लंग कैंसर हो गया, उस स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। और भी बहुत सारी जो हार्ट से संबंधित डिजीज़ होती हैं, बहुत सारे अरिदमियाज़ होते हैं। जैसे एक एट्रियल फिब्रिलेशन करके एक अरिदमिया होता है, वो भी स्मोकिंग से हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ एक होती है, जो हम कहते हैं कि जो हाथ पैरों की जो खून की धमनियाँ हैं, उनमें कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, तो वो भी स्मोकिंग से होती हैं। मतलब स्मोकिंग से हार्ट अटैक ही नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद जिनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो यदि आप लोग भी स्मोकिंग करते हैं तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें और स्मोकिंग छोड़ने का प्रयास करें। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन का। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन में का जो क्राइटेरिया है, कट ऑफ है, वो हम लेते हैं अराउंड 130 सिस्टोलिक, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है। इफ़ इट इज़ मोर देन 130 सिस्टोलिक एंड ऑब्लिक और या डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, इफ़ इट इज़ मोर देन 80, तो आपका ब्लड प्रेशर हायर माना जाएगा, मतलब आपको हाइपरटेंशन हो गई है। अब दोस्तों, इसमें अमेरिकन गाइडलाइंस और यूरोपियन गाइडलाइंस दो अलग अलग आती हैं, बट इन जनरल अगर हम ओवरऑल देखें तो 130/80 से अगर आपका BP ज़्यादा है तो आपको कोरोनरी इवेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी जो रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़ का। जैसा कि मैंने कल भी बताया था अपने ब्लॉग में कि डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी जिन मरीज़ों को होती है, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मरीज़ जिनको शुगर है और वो शुगर उनकी अनकंट्रोल्ड है, मींस वो लोग टाइम पे दवाई नहीं खाते हैं, प्रॉपर डोज में नहीं खाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं दवाई खाना, या जिन लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन प्रेस्क्राइब किया होता है लेकिन वो इंसुलिन नहीं लगाते हैं, तो कुल मिला के जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है उनको ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक आने का, एज़ कम्पेयर टू जो लोग डायबिटिक हैं बट उनकी शुगर कंट्रोल है, वो अपनी शुगर कंट्रोल करके रखते हैं, उनको कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड होती है उनको रिस्क ज़्यादा होता है। उसके बाद इसमें जो अगला रिस्क फैक्टर है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। तो दोस्तों, फैमिली हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि किसी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को प्री मैच्योर कोरोनरी इवेंट कोई हुआ है, यानी अगर किसी के फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे पेरेंट्स और सिबलिंग्स, उनको अगर ऑब्वियसली अगर किसी फैमिली में अगर किसी को कोई पुरुष है, किसी के पेरेंट्स हैं, उनको लेस देन 55 ईयर्स की एज में अगर कोई हार्ट अटैक हुआ है, या
किसी फैमिली में किसी महिला को लेस देन 65 ईयर्स की एज से पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उनके बच्चों को हार्ट अटैक होने की संभावना आम पॉपुलेशन से ज़्यादा रहती है। इसे हम कहते हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं प्रीमैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसके बाद दोस्तों अगला जो रिस्क फैक्टर है वो होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। दोस्तों मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसमें 5 चीज़ें होती हैं और 5 चीज़ में से अगर 3 चीज़ किसी में है तो वो उसको हम कह सकते हैं कि उस इंसान को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। दोस्तों इसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर किसी को जो वेस्ट सरकमफ्रेंस इसमें हम देखते हैं, अगर किसी की वेस्ट सरकमफ्रेंस इफ़ इट इज़ मोर देन मेल्स में अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 40 इंच और फीमेल्स में इफ़ इट इज़ मोर देन 35 इंच, तो एक इसका क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल किसी के मोर देन इक्वल टू 150 हैं तो वो इसका एक क्राइटेरिया होता है। ये मैं दोस्तों मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। थर्ड चीज़ होती है जो जिनका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली मोर देन 130/85 से ज़्यादा रहता है। और उसके बाद चौथी चीज़ होती है कि जिनका HDL कोलेस्ट्रॉल पुरुषों में लेस देन 40 और महिलाओं में लेस देन 50 रहता है। और पांचवी चीज़ होती है जिनकी फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा रहती है। तो ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। अगर इन 5 में से कोई भी 3 चीज़ें फिट हो रही हैं आपको तो आप भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आ जाते हैं और आपको भी हार्ट से संबंधित जो बीमारी है उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सॉरी। उसके बाद दोस्तों अगला रिस्क फैक्टर होता है CKD का, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिन लोगों को होती है उनको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है कि अदर क्रोनिक डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोलते हैं, सोरियासिस एक स्किन की बीमारी है वो है, HIV, ये कुछ बीमारी हैं जिसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो एक चीज़ होती है गर्भ अवस्था में जिसको हम बोलते हैं प्री एक्लैम्पशिया, ये एक बीमारी होती है। इसमें जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो गर्भ अवस्था के दौरान 20 हफ्तों के बाद अगर उनका BP 140/90 से ज़्यादा हो जाता है और यूरिन में पेशाब में प्रोटीन्स ज़्यादा आने लगते हैं तो उनको प्री एक्लैम्पशिया हम लोग बोलते हैं। उस ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति अगर किसी महिला को गर्भ अवस्था के दौरान होती है तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो महिला हैं जिनका प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया है उनको भी रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट अटैक होने का। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में एक चीज़ होती है साइकोसोशल फैक्टर्स, जिसमें आता है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस वगैरह, अगर ये सब चीज़ें आप किसी के साथ हैं तो उनको हार्ट अटैक होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। उसके बाद दोस्तों एक रिस्क फैक्टर होता है जिसको हम डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अगर वो 160 से ज़्यादा है तो इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क फॉर हार्ट अटैक। इसके अलावा दोस्तों ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक चीज़ें समझाई हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है ओबेसिटी की। अगर किसी को ओबेसिटी है और उसका BMI मोर देन 25 है तो हम उसको ओवरवेट बोलते हैं, और मोर देन 30 है तो हम ओबेसिटी बोलते हैं। अगर किसी को BMI ज़्यादा है, मोर देन 30 ज़्यादा है, तो उसको रिस्क ज़्यादा रहता है हार्ट डिजीज़ होने का।
और एक चीज़ और होती है कि अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं तो उसमें भी इट इंक्रीजेज़ द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़। इसके अलावा दोस्तों ये कहा जाता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट 2.5 से लेकर के 5 घंटे पर वीक हमें करनी है। मतलब एक वीक में हमें 2.5 से 5 घंटे तक फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। चाहे वो हम ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज़ तेज़ चलें, साइकिलिंग करें, या रनिंग करें, या कोई एरोबिक एक्सरसाइज करें, तो वो हमें ज़रूर करनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ रिस्क फैक्टर जो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे मैं अपने ब्लॉग्स को और इम्प्रूव कर सकता हूं। क्योंकि दोस्तों मेरा जो मेन मकसद है ये ब्लॉग का, वो मकसद है मेरा टू क्रिएट अवेयरनेस, आप लोगों को अवेयर करना। जो कॉमन बीमारियां हैं उनके बारे में अवेयर करना, ताकि आप लोग उन बीमारियों से बचाव कर सकें, पहले ही सतर्क हो सकें और अपना और अपने परिवार वालों का बचाव कर सकें। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। नमस्कार।